हेलो बच्चों, वेलकम टू चैम 24। और आज की थ्योरी रिवीजन क्लास में चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो उसमें नोट 1.1, इफ एन इवेंट कैन अकर थ्रू टू paths which contains n1 and n2 waves respectively, then total number of ways of its occurrence will be n1 plus n2, and this is called addition rule. This is called addition rule. So note 1, in some number of ways must be non-overlapping. पहला चीज़ तो है कि दो चीज़ों को अगर हम सम कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं हो कि एक केस दोनों जगह काउंट हो जाए। एंड नोट 2, सम या एडिशन रूल का मतलब क्या है कि वी मस्ट हैव ऑप्शन, ये ठीक है, या फिर और का सेंस आ रहा होगा कि इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। फिर पॉइंट 1.2, इफ इवेंट E1 कैन अकर थ्रू n1 ways and event E2 can occur through n2 ways, then total number of ways in which E1 and E2 can occur will be n1 into n2. So this is called multiplication या फिर प्रोडक्ट रूल। तो इसके अंदर नोट 1, फॉर प्रोडक्ट रूल ways must be independent. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो हमने बोला कि पहले इवेंट को हम इतने तरीके से कर सकते हैं, n1 तरीके से, और दूसरे को n2 तरीके से। तो पहली बार करते समय हमने कौन सा वे यूज़ किया है, कौन सा रास्ता यूज़ किया है, कौन सा पाथ यूज़ किया है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरे वाले के ऊपर। एंड नोट 2, मल्टीप्लिकेशन implies and या फिर कंडीशन। वी आर इम्पोजिंग ए कंडीशन कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो अगर एंड का सेंस आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट 1.3, बाइजेक्शन रूल। बाइजेक्शन रूल का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस अनफेवरेबल
नंबर ऑफ वेज माइनस अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में से अगर अनफेवरेबल घटा देंगे तो फेवरेबल बचेंगे। क्वेश्चन उठता है कि सीधा ही फेवरेबल क्यों नहीं काउंट कर सकते। अगर मान लिया फेवरेबल नंबर ऑफ वेज खूब हैं और अनफेवरेबल बहुत कम है तो उनको काउंट करना इजी पड़ेगा अनफेवरेबल को। तो कभी भी जैसे मान लिया हमने केसेस बना के काउंट करना चालू किया और हमें लग रहा है ये तो केस बढ़ता ही चला जा रहा है, अगर बढ़ता ही चला जा रहा है तो वी विल थिंक ऑफ बाइजेक्शन। नोट 1, in a question try to satisfy given constraint first। ठीक है, किसी भी जगह पे हम काउंटिंग कर रहे हैं उसने कोई कंस्ट्रेंट डाल दिया तो उस कंस्ट्रेंट को हम पहले सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। नोट 2, कन्वर्ट एट लीस्ट और एट मोस्ट इनटू एग्जैक्टली। तो अगर उसने क्या बोला कि एट लीस्ट 1 डिजिट शुड बी 3 तो हम इसको ऐसे बोलेंगे एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 3, एग्जैक्टली 2 डिजिट इज 3। इस तरह के केसेस बनाएंगे। ये कुछ चीज़ें होंगी जो हमें याद रखनी है। अब आ जाएगा हमारा पॉइंट 2, एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो पॉइंट 2.1, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट, इन विच वी कैन सेलेक्ट। तो पॉइंट 2.1.1 मतलब इसी का सब पॉइंट, आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट objects will be NCR. Point 2.1.2, are objects out of n identical objects will be 1। अगर सारी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं उनमें से अगर हमें R उठाना है तो कोई भी R उठा लिया, ये हो गया। फिर पॉइंट 2.1.3, एट लीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विल बी। अगर हमें कम से कम आर उठाना है तो या तो कम से कम जो है उसको हमने एग्जैक्टली में कन्वर्ट किया, एग्जैक्टली आर प्लस 1, एग्जैक्टली आर प्लस 2। तो अगर आइडेंटिकल है तो 1 + 1 + 1 आता रहेगा। टोटल कितनी बार आएगा, n - r - 1। मतलब 1 से लेकर n तक गिनती करें तो r से 1 चालू हुआ, r के करस्पॉन्डिंग 1, r + 1 के करस्पॉन्डिंग। अगर मैंने r + 1 ऑब्जेक्ट उठाया उसके करस्पॉन्डिंग भी नंबर ऑफ वेज 1 आएगा। तो कितना बच गया, r - 1 जो पहले थे उनको काउंट नहीं किया तो इसलिए क्या गया, दैट इज n - r + 1। Point 2.1.4, at least are objects out of n different objects। तो that will be n different object। तो अगर r उठाया, r + 1 उठाया, ऐसे करते करते अगर n उठाया तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे लिखा रहेगा NCR + NCR + 1 + एंड सो ऑन। मतलब ऐसा नहीं कि 2r या 2n - 2r ऐसा कुछ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया सिलेक्शन के लिए। अब पॉइंट 2.2, नंबर ऑफ
ways of arranging, फिर पॉइंट 2.2.1 n different objects in a row। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक रो में परम्यूट कराना है तो सिंपली n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। 2.2.2 n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन ए रो, तो दैट इज वन। अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक रो में परम्यूट कराना है तो एक आंसर आएगा, सिंपली रख दिया उनको। 2.2.3 आर ऑब्जेक्ट्स इन ए रो आउट ऑफ n गिवन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं ये कुछ इस तरह की चीज़ होगी कि हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें 4 को सेलेक्ट करके एक रो में परम्यूट कराना है। तो 10 में से हम 4 को सेलेक्ट करेंगे पहले और फिर परम्यूट कराएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि n में से पहले हमने r को सेलेक्ट किया, फिर r को परम्यूट कराया। और हम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, दो दिस इज ऑल्सो NPR, तो दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बट हम हमेशा सिलेक्शन इनटू परमुटेशन पे ही जाएंगे तो गड़बड़ होने के चांस कम है। अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को एक रो में परम्यूट कराना है तो आंसर विल बी 1। 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला कि इनमें से 4 उठा के परम्यूट कराओ, तो चारों एक जैसे, कोई भी 4 उठा लिया, एक ही तरीका और फिर रखने का भी एक ही तरीका, तो यह आ जाएगा। फिर पॉइंट 2.2.4 n number of ways of arranging n objects out of which n1 are identical of type 1 and 2 are identical of type 2 and so on, nk are identical of type k, also n1 plus n2 plus and so on nk is equals to n। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है। तो इस बार क्या है, यहाँ तो अगर सारी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो सिंपली n फैक्टोरियल लिख लिया, बट अगर उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसा है, जैसे n1 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, फिर अगला n2 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है उतने ही फैक्टोरियल से, n3 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है एंड सो ऑन अप टिल n के ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, तो ये हो गया। ठीक है, तो मान लिया अगर हमारे पास a b b c c d e f है, इनको अरेंज कराना है सारे ऑब्जेक्ट को लेके। इनमें से देखो ये वाला फॉर्मूला कब काम करेगा, जब हम सारे ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं। अगर इसमें से हमने सेलेक्ट करके उठा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, फिर तो हमें टेबल बना के करना पड़ेगा। बट अगर हम सारे के सारे उठा रहे हैं तो 3 और 3 6 और 4 10 फैक्टोरियल अपॉन 3a एक जैसे हैं, 2b 2c d e f अलग अलग हैं। तो लिखने के लिए तो लिखना चाहो तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी इतना। 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। पॉइंट 2.3 गैप एंड टाई मेथड। इसमें पॉइंट 2.3.1 if n different objects are to be arranged in a row
सच दैट आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो जो आर ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिक्स्ड है, उनमें हमें सेलेक्ट नहीं करना है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, देन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, मतलब इस तरह की चीज़ होगी कि हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने बोला कि ये वाली जो 4 हैं ये एक साथ ही आनी चाहिए। अब एक साथ वो कैसे आ रही है, ऑब्जेक्ट 1 पहले आया, ऑब्जेक्ट 2 बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो 4 ऑब्जेक्ट साइड बाई साइड रखा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन 4 ऑब्जेक्ट्स को मान लेंगे एक यूनिट, और बाकी जो 6 ऑब्जेक्ट बचा वो 6 यूनिट और हो गया, तो 6 यूनिट प्लस 1 यूनिट, ये 7 यूनिट्स हो गया। इनको परम्यूट करा दिया, इनको हमने अरेंज करा दिया, तो 7 फैक्टोरियल। उसके बाद ये तो परमुटेशन हो गया टोटल। अब इस यूनिट के अंदर, जिसको हमने एक यूनिट माना है, उसके अंदर जो 4 ऑब्जेक्ट है वो भी आपस में परम्यूट कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो इनटू उसका परमुटेशन, मतलब हमने टोटल परमुटेशन कराया एंड उस यूनिट के अंदर परमुटेशन कराया। ऑप्शन नहीं है कि टोटल करा लो भले ही इस यूनिट के अंदर करा लो, दोनों ही काम हमें करने पड़ेंगे, दोनों ही काम करने पड़ेंगे, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा कि अगर हमने इन आर को निकाल के एक यूनिट बनाया तो बचा हुआ n माइनस आर हो गया, प्लस ये एक यूनिट, इसको तो हम बोलेंगे इंट्रा परमुटेशन, सही, सॉरी, इसको हम बोलेंगे इंटर परमुटेशन बाकियों के साथ। अब उस यूनिट के अंदर जो आर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी परम्यूट कराया, तो इनटू आर फैक्टोरियल। ये कहां से आया, दिस इज परम्यूटेशन विद इन द यूनिट। ठीक है, फिर पॉइंट 2.3.1, इफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस्ड इन ए रो with a condition that no two of our particular objects should be together, then number of ways is equals to। अब इस बार क्या हुआ, उसने बोला कि 10 ऑब्जेक्ट हैं और उन 10 में से 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 एक साथ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। एक तो मैंने लैंग्वेज बोला कि चारों एक साथ नहीं आना चाहिए, तब तो आई एम अलाउइंग कि 3 एक साथ आ जाए और एक अलग आ जाए, वो चलेगा। बट अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी 2 एक साथ नहीं आना चाहिए, तो फिर चीज़ें अलग हो गई। फिर उसमें तो हम गैप मेथड ही लगाएंगे। गैप मेथड का मतलब क्या है कि पहले उन चारों को हमने अलग कर दिया, बची हुई जो ऑब्जेक्ट है उनको परम्यूट कराया। अब बची हुई अगर 6 ऑब्जेक्ट हैं तो उनको परम्यूट 6 फैक्टोरियल से करा दिया। अच्छा, अगर हम 6 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में रखेंगे तो टोटल जो गैप्स बनेंगे वो एक ज़्यादा बनेगा, 7। उन 7 गैप्स में से हमने 4 गैप सेलेक्ट करके ये जो हमने बाहर 4 ऑब्जेक्ट निकाली थी उनको रख दिया। तो उससे क्या हो गया कि ये इंश्योर हो गया कि इन 4 में से कोई भी 2 एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि हम गैप्स में फिल कर रहे हैं। तो वही हमने जनरल कर लिया। ये आर ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आने चाहिए, इनको निकाल दिया। कितना बच गया, n माइनस आर, उनको परम्यूट करा दिया। इनको परम्यूटेशन कराने से एक लाइन में कितने गैप्स बन जाएंगे, एक ज़्यादा। उनमें से हमने आर गैप सेलेक्ट किए और उन सेलेक्टेड गैप्स में इन आर ऑब्जेक्ट्स को रख दिया, तो बस इनटू आर फैक्टोरियल ये हो गया। ये हमारा पहले वाला हो गया टाई मेथड, और ये हो गया हमारा गैप मेथड। और इसी के अंदर नोट 1 लिख लेते हैं, इफ
n objects different are to be placed in a row with condition that not all are particular objects should be placed together. Not all our particular objects should be placed together. Then number of ways बराबर टोटल नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल माइनस वो नंबर ऑफ वेज जिसमें वो r की r ऑब्जेक्ट एक साथ रखे गए हैं, तो उनको हम टाई मेथड से निकाल सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। अगर नो टू बोल दिया तो गैप मेथड, और अगर हमने बोला कि सारी ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आनी चाहिए, कुछ आ सकती हैं, तो फिर बाइजेक्शन टोटल में से वो जब सारी एक साथ आ रही है उनको घटा दिया। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पॉइंट 2.4 if n objects are given out of which n1 are of type T1, n2 are of T2, n3 are of T4 and so on up till n के number of objects are of type Tk, then if we want permutation of R objects, R of course less than n है, then to find required number of ways do followings। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल भी हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, और उनमें से हमें सम ऑब्जेक्ट्स को लेके परम्यूट कराना है, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा और फिर हमें वो ऐसे करना पड़ेगा टेबल बना के। टाइप ऑफ सिलेक्शन, टाइप ऑफ सिलेक्शन मतलब कि ऑल डिफरेंट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा के आइडेंटिकल, मतलब के डिफरेंट प्लस कुछ भी आर माइनस के आइडेंटिकल, या हम ऐसे होते हैं के डिफरेंट प्लस आर माइनस के अलाइक, ठीक है। इस तरह के बनाना पड़ेगा हमें, मतलब क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। फिर इसके अंदर हो जाएगा कि हम अगर हमें और डिफरेंट चाहिए तो कितने तरीके से हम आर ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट, मतलब आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें सारे डिफरेंट हो। फिर इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ गिवन टाइप। तो अगर सभी डिफरेंट हैं और आर ऑब्जेक्ट्स हैं तो आर फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर कुछ आइडेंटिकल हैं, कुछ डिफरेंट है, तो वो आर फैक्टोरियल अपॉन सम फैक्टोरियल, जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं उस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। फिर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ
गिवन टाइप, मतलब अगर यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और ऐसे करके वो टेबल बनेगी। ठीक है, इन सब को सम कर लिया तो वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टेकन सम एट ए टाइम, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट 3। पॉइंट 3 इज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट 3.1 नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स मान लिया n है एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बराबर मान लिया r है। ठीक है, केस 1 r बराबर n, फिर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है और कंडीशन क्या है, अगर r बराबर n हो गया तो गिविंग 1 to ईच, तो उसका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, सिंपली n फैक्टोरियल, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स n पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर बंदे को एक एक देना है। ये हमारा केस 1 हो गया। केस 2 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल, ठीक है, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, मतलब हमें r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स n लोगों में देना है और एक बंदे के पास कितनी भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस हमें कोई बचाना नहीं है, सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम ऐसे बोलेंगे पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसके पास n ऑप्शन बांटने के n लोगों को, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, उसके पास भी n ऑप्शन, तो n इंटू एन इंटू एन r टाइम्स, तो n रेज़ टू पावर r। अब भले ही r छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, सब में यही फॉर्मूला चल जाएगा। तो इट इज़ लाइक हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, उनको 5 लोगों में बांटना है। ठीक है, और सारी 10 ऑब्जेक्ट बांटनी है, कोई रखनी नहीं है अपने पास, तो फिर कितना तरीका आएगा, बस ये है। फिर दिस ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग एट लीस्ट 1। अब इसमें हमने कंडीशन लगा दिया, हमने क्या है कि कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मतलब इस बार दिस इज अलाउड कि अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है तो हम 5 ही डिस्ट्रीब्यूट करें, 7 ही डिस्ट्रीब्यूट करें, वो भी चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यूजली हम इस तरीके से करते हैं कि हमने क्या किया, पहले जो n पर्सन्स हैं उनके साथ में एक n+1 डमी पर्सन और खड़ा कर लिया और फिर हमने सारी की सारी और ऑब्जेक्ट्स उसमें बांट दिया, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएगा n+1 रेज़ टू पावर r। ठीक है, अब वो डमी पर्सन क्या करेगा, उसके पास जो जो ऑब्जेक्ट गया इफेक्टिवली वो हमने बांटा ही, वो हमने वापस अपने पास ही रख लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 4 ऑब्जेक्ट बटा 5 ऑब्जेक्ट बटा सारे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। बट इसमें एक केस वो आ जाएगा जब सारी ऑब्जेक्ट उसी डमी पर्सन के पास चला गया, तब तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बटा, बट इसने बोला कि कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इसलिए एक वो केस हटा दिया। इसी को हम केसेस बना के भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1 डिस्ट्रीब्यूट किया, एग्जैक्टली 2 डिस्ट्रीब्यूट किया, एग्जैक्टली 3 डिस्ट्रीब्यूट किया। केसेस बना के करेंगे, एग्जैक्टली 1 डिस्ट्रीब्यूट किया तो कौन सा ऑब्जेक्ट, RC1। ठीक है, RC1 से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना हो जाएगा, n। या फिर एग्जैक्टली 2 डिस्ट्रीब्यूट किया तो कौन सी 2 ऑब्जेक्ट, RC2, फिर उन दोनों को पहले को देने के n तरीके, दूसरे को देने के n तरीके, n², RC3 n³ प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा RCR n⁻r। इसको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म वाला आंसर आ जाएगा। ये हो गया केस 4, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट
सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। और हमने कंडीशन क्या लगा दिया, नो वन शुड गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल, एंड इस वाले केस में r इज लेस देन n, तो इसका नंबर ऑफ वेज, मतलब क्या क्या बोला कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कम है, पर्सन ज़्यादा है। तो मान लिया हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और मान लिया 15 लोग हैं, तो 7 ऑब्जेक्ट 15 लोगों में बांटना है, सभी बांटना है 7 के साथ, और किसी को भी 2 ऑब्जेक्ट या उससे ज़्यादा नहीं देना है, कि मैक्सिमम एक ही दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि अगर लोग ज़्यादा हैं तो एग्जैक्टली 7 लोगों को ही एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n ज़्यादा है, r कम है, तो केवल r पर्सन्स को तो एक एक मिलेगा। तो कौन से r पर्सन्स, वो हमने n में से r पर्सन सेलेक्ट कर लिए, इनको एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब ये जो r सेलेक्टेड लोग हैं उनको हमें r डिफरेंट ऑब्जेक्ट बांटना है, सबको एक एक देना है, तो r फैक्टोरियल। तो फिर हो गया हमारा ये हो गया केस 4। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, केस 5। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है एंड ईच शुड गेट एट लीस्ट वन, ईच शुड गेट एट लीस्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल, एंड इस वाले केस में r इज ग्रेटर देन n, या r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, मतलब ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, हर बंदे को कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें हम ये बड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोस्ट वाली क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो r और n बहुत क्लोज होंगे, ताकि हम केसेस बना के भी सॉल्व कर सकें विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला वैसे क्या है कि पहले हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा n⁻r माइनस, जब रेस्ट्रिक्शन एक जगह फेल हो गया, मतलब एक पर्सन को कुछ नहीं मिला, तो कौन से पर्सन को नहीं मिला, NC1, उसको हमने हटा दिया। अब n-1 लोग बचे, तो r ऑब्जेक्ट को हमने उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस जब 2 को कुछ नहीं मिला, माइनस जब 3 को कुछ नहीं मिला, तो ये ऑल्टरनेट ऐसे ही प्लस माइनस चलता जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा ऑफ कोर्स, लास्ट में एक बार 1r आ जाएगा, बस उसके बाद खत्म। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। फिर केस 6, ऑब्जेक्ट्स आर identical and distributing all, तो उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो मतलब हम ऐसे बोलेंगे, पहले बंदे को मान लिया x1 मिला, दूसरे को x2, तीसरे को x3, और nth बंदे को xn ऑब्जेक्ट्स मिला, तो ये सब मिलके r होना चाहिए। तो अगर ऐसे हैं, n लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं उसको ऐसे लिख लिया, प्लस जितने ऑब्जेक्ट बांटने हैं वो, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स -1, C नंबर ऑफ पर्सन्स -1। तो मान लें अगर 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और हमें 8 लोगों में बांटना है, तो 8 लोगों में बांटना है तो 7C7, और 20 बांटना है तो 20। इसके बाद अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं तो वो
दैट कैन बी टेकन केयर। अगर हम बोलें कि हर बंदे को कम से कम एक मिलना चाहिए, जा सकता है, उस तरह की चीज़ें हम डील कर सकते हैं अप टू सर्टेन लेवल। अदरवाइज फिर अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर हमें मल्टीनोमियल थ्योरम में जाना पड़ेगा। तो दिस वाज पॉइंट 3 डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पॉइंट 4 ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। केस 1 n objects selecting R, ये ठीक है और ये डिफरेंट है, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं NCR, ठीक है। केस 2 n objects डिफरेंट है एंड सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1, तो वो हो जाएगा 2⁻n-1। ये इसको हम ऐसे ही बोलते हैं NC1 प्लस NC2 प्लस NC3। कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट किया, एग्जैक्टली एक सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, या NCN। केस 3 n ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1, तो एनी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ऑलरेडी ये हम करा चुके थे, ठीक है। उसमें बस R बोला था तो ये N हो गया। पॉइंट 4 पॉइंट 5 circular permutations। Number of ways in which are different objects, या n ही लिख लेते हैं, n different objects can be placed around a circle। तो केस 1 will be n-1 factorial if clockwise and anti-clockwise can be identified। अगर हम ये पहचान सकते हैं क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, तो n-1 का फैक्टोरियल। केस 2 इसी का आधा n-1 का फैक्टोरियल बाई 2 इफ क्लॉकवाइज एंड दिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। मतलब अगर किसी भी चीज़ को हम पलट पाएँ, तो जैसे नेकलेस हो गया, उसमें भी सर्कुलर में हम ऐसा हो सकता है बीड्स डालें, तो जिस भी चीज़ को हम फ्लिप कर सकते हैं उसमें बाई 2 आएगा। और जैसे लोगों को हमने बिठा रखा है तो उस वाले केस में ऑफ कोर्स फ्लिप करना पॉसिबल नहीं है, तो उस वाले केस में बाई 2 नहीं आएगा, ठीक है। और सर्कुलर परमुटेशन में ये रेयर होगा इफ़ जो प्लेसेस हैं उनको अगर हम नंबर्ड कर दें 1 2 3 4, मतलब अगर वो सारे डिस्टिंग्विशेबल हो जाए प्लेसेस, तो फिर ये सिंपल लीनियर परमुटेशन है, फिर तो n फैक्टोरियल आएगा। तो इस फॉर्मूले का वैसे कभी यूज़ होगा नहीं। इफ़ ऑल प्लेसेस आर नंबर्ड, ठीक है, फिर तो वो लीनियर परमुटेशन की तरह ही यूज़ होगा। और इसमें एक नोट क्या है, इफ़ n objects are placed around a circle, then there will be n gaps between them। there will be n gaps between them।
तो जैसे अगर लीनियर परमुटेशन है तो उसमें तो एक गैप ज़्यादा आता है, सर्कुलर परमुटेशन है तो जितने ऑब्जेक्ट होगा एग्जैक्टली उतना ही गैप आएगा, कोई गैप ज़्यादा वादा नहीं आएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट 5। फिर पॉइंट 6 ग्रुपिंग। मान लिया हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको ग्रुप्स में बनाना है। तो n1 ग्रुप्स ऑफ ग्रुप साइज m1। फिर मान लिया n2 ग्रुप्स ऑफ ग्रुप साइज m2। फिर ऐसे ही n3 ग्रुप्स ऑफ ग्रुप साइज m3 एंड सो ऑन। फिर मान लिया nr ग्रुप्स ऑफ ग्रुप साइज mr। ये हो गया, मतलब n1 का वैल्यू 5 है और m1 का वैल्यू मान लिया 3 है। तो इस बात का मतलब क्या है कि 3 3 3 3 3 ऐसे करके 5 ग्रुप्स बनाने हैं। पहले ग्रुप के अंदर 3 ऑब्जेक्ट, दूसरे के अंदर 3, तीसरे के अंदर 3, फोर्थ के अंदर 3, पांचवें के अंदर 3। तो अगर n1 नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जिनका ग्रुप साइज सेम है, ग्रुप साइज मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक ग्रुप के अंदर, तो हमारे पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इतने ग्रुप्स में तोड़ना है। तो इस वाले केस में से टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स वो तो हो जाएंगे n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल nr। कि जैसे मान लिया 5 ग्रुप्स हो गए, फिर ये 7 ग्रुप्स हो गए, तो 7 और 5 टोटल 12 ग्रुप हो गए। इनमें से इन 5 का साइज m1 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 होगा, इनका m2 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 होगा। ऑफ कोर्स m1 m2 m3 ये सब डिफरेंट नंबर्स होगा। अच्छा, एक पॉइंट तो ये क्या, दूसरा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? n1 ग्रुप्स इंटू m1। इतनी ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ यूज हो जाएंगी कि n1 नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाए हमने m1 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 साइज के, प्लस n2 m2 प्लस एंड सो ऑन nr mr। ये हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग ग्रुप्स बराबर, ऊपर तो वही आएगा n फैक्टोरियल, नीचे हर ग्रुप के साइज से डिवाइड किया पहले तो पहले ग्रुप का साइज कितना है m1, तो m1 फैक्टोरियल, फिर m1 फैक्टोरियल, फिर m1 फैक्टोरियल n1 बार, क्योंकि n1 ग्रुप्स का साइज ये है तो m1 फैक्टोरियल n1 बार आ जाएगा। फिर ऐसे ही m2 फैक्टोरियल n2 बार आ जाएगा एंड सो ऑन mr फैक्टोरियल nr बार आ जाएगा इनटू जितने ग्रुप्स का साइज सेम है, मतलब ये जो पावर्स हैं यही नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, उनसे और एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल अप टिल nr फैक्टोरियल, इससे और एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ग्रुपिंग। इसके अंदर नोट 1, इफ दीज फॉर्म्ड ग्रुप्स are to be distributed among equal number of people, मतलब one group to each, then these groups will be treated as
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे करके हमने टोटल 20 ग्रुप बना लिए और उनको हमें 20 लोगों में बांटना है और हर बंदे को एक एक ग्रुप देना है। तो उस ग्रुप का साइज क्या है, कितने ग्रुप्स का साइज सेम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है। वो तो हम सबको यूनिक ऑब्जेक्ट्स मानेंगे, क्योंकि अगर दो ग्रुप का साइज भले ही सेम हो, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भले ही सेम हो, बट ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो पूरा ग्रुप एज ए होल डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नोट 2, वी कैन नॉट गिव टू ग्रुप्स टू सेम person. Next, point 7 is inclusion, exclusion principle, और इसी की हेल्प से हम डीरेंजमेंट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब डीरेंजमेंट फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला हो गया जिसको हम सीधा याद कर लें, वो तो आता रहता है एग्जाम में, वो तो आ सकता है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है, बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑन टफर साइड। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ occurrence of an event under some given restriction is equals to total number of ways without any restriction minus number of ways when restriction Ri is failed। और इसका हमने सिंपली सिग्मा ले लिया, I इज इक्वल्स टू सिग्मा ले लिया I के ऊपर, प्लस नंबर ऑफ वेज व्हेन Ri एंड Rj फेल्ड, मतलब दो फेल्ड। और इसका भी हमने सिग्मा ले लिया I एंड J के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स I इज नॉट इक्वल्स टू J। यहाँ पे हमने इंश्योर किया कि दो रेस्ट्रिक्शन फेल हो जाएं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने इंश्योर किया कि Ri फेल हो जाए और Rj के ऊपर हमने कुछ नहीं बोला, वो फेल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब Ri और Rj दोनों फेल हुआ, वो यहाँ पे I की तरफ से भी घट गया, J की तरफ से भी घट गया, तो ज़्यादा घट गया, इसलिए जोड़ना पड़ा। अब इससे क्या होगा कि ज़्यादा जुड़ जाएगा, इसलिए फिर घटाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑल्टरनेट I J के प्लस माइनस साइन आएगा। नंबर ऑफ वेज व्हेन Ri, Rj एंड Rk फेल्ड एंड प्लस सो ऑन। ये इसका बेसिक कोर है और डीअरेंजमेंट फॉर्मूला है वो यहीं से आ जाएगा, इसी का एप्लीकेशन है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट एन numbered places such that none of the objects goes to its correspondingly numbered
ऑब्जेक्ट्स, और जो ऑब्जेक्ट्स है वो मान लिया O1 O2 ऐसे करके ON n ऑब्जेक्ट्स है, और हमारे पास n प्लेसेस हैं P1 P2 P3। अब हमने इन n ऑब्जेक्ट्स को उन n प्लेसेस पे रखा सच दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वाले नंबर वाले प्लेस पे ना जाए और कहीं जाए। तो इसको हम dn से डिनोट करते हैं, और ये कितना होता है n फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये हो जाएगा। पहले दो टर्म जीरो होगा, 1 में से 1 गया 0, तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज n फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये दोनों एक ही बात है। ये हो गया हमारा डीरेंजमेंट फॉर्मूला। ये बस फॉर्मूला याद कर लिया और उससे ज़्यादा की नीड नहीं है। 0.8 मल्टीनोमियल थ्योरम। तो अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 plus x2 plus x3 plus and so on up till xr is equals to n is equal to coefficient of x raised to power n in 1 plus x square plus and so on raised फिर 1 plus x square and so on up till 1 plus x स्क्वायर, ये हो जाएंगे r ब्रैकेट्स। मतलब जो पहला ब्रैकेट है दिस इज फॉर x1, दिस इज फॉर x2, और ऐसे ही आ जाएगा फॉर xr। तो दैट कैन बी रिटन एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर n in 1 plus x square plus and so on whole raised to power r. That will be r minus 1 cr minus 1 plus n। ये हो जाएगा। तो अगर हम इसके भी ऊपर लिखना चाहें तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ये कहाँ से आया? अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स among r persons is equal to, मतलब ये इसके बराबर कैसे हो गया कि पहले पर्सन को हमने x1 ऑब्जेक्ट दिया, दूसरे को x2, तीसरे को x3 एंड सो ऑन, आरथ पर्सन को मान लिया xr ऑब्जेक्ट्स दिया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, तो जितने इसके सोल्यूशन आ जाएंगे उतनी तरीके से बांट सकते हैं। मान लिया इसका एक सोल्यूशन आया n-1 1 0 0 0 0 0, तो उसका मतलब क्या होगा, पहले पर्सन को हमने n-1 ऑब्जेक्ट दे दिया, दूसरे को एक ऑब्जेक्ट दे दिया और बाकी सबको 0 0 0 ऑब्जेक्ट मिल गया। इसका मतलब ये होगा। तो इससे अब फ़ायदा क्या होगा? वैसे तो देखो इस फॉर्मूले से ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेई के अंदर आएगा वो हम डील कर सकते हैं, बट अगर हमने खूब सारी कंडीशंस लगा दी तो x1 मतलब पहले पर्सन को जो हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया उसका जितना भी कंडीशन लगेगा वो यहाँ पे इस ब्रैकेट में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मान लिया मैंने अगर बोला कि पहले पर्सन को कम से कम 4 देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 देना है बस, तो ये ब्रैकेट जो है वो हम x रेज़्ड टू पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस x रेज़्ड टू पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, और x रेज़्ड टू पावर 10 तक जाएंगे बस। ऐसे फिर दूसरे को मैंने बोला कि कम से कम 3 ऑब्जेक्ट देना है,
तो जो दूसरा ब्रैकेट है वो एक्स क्यूब से शुरू होगा और आगे कोई अपर कंडीशन नहीं लगाया तो वो इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। जो भी पॉसिबल नहीं होगा वो अपने आप आएगा ही नहीं। सही, मैं बोलूँ कि इसको इन्फिनिटी तक ले गए, अब मैं बोलूँ कि एन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं सकते, तो वो कोई बात नहीं, उसका कोफिशिएंट अपने आप ही नहीं आएगा, वो वैसे जीरो हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं आएगा। तो जैसे जैसे हम कंडीशंस बढ़ाते जाएंगे कि पहले बंदे को इतना, दूसरे को इतना, वैसे वैसे ही ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। और यहाँ से फिर भी हम निकाल सकते हैं अगर मल्टीपल कंडीशन। अगर सिंपल 1-2 कंडीशन है तो वो भी हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से ही डिराइव कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कंडीशन लगाऊंगा पहले बंदे को मिनिमम 2 देना है, दूसरे बंदे को मिनिमम 5 देना है, तो पहले को 2 दे दो, दूसरे को 5 दे दो, जो बचा उससे फिर आगे हम कर सकते हैं। सो दिस वॉज मल्टीनोमियल थ्योरम।